गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है हमारे कौन से लेक्चर में, तीसरे की चौथे चौथे लेक्चर में। ठीक है, लिखा है इसमें पांचवा है पर चौथा है। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने पढ़ लिया कि परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है ना, कि परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि नोट्स वगैरह भी देखने हैं हमें, तो नोट्स के लिए अपन इसका इस्तेमाल करेंगे जो भी समझना होगा। तो अब पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये करती क्या है? जो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है उसका काम क्या है, जरा बताओ। जो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, बताओ। कि सिलेक्टिव दिख रहा है, राइटिंग को माफ करना। परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, जल्दी बताओ। ये खाने को आना और जाना दोनों करती है ना। कौन से सॉल्यूशंस पढ़े थे हमने? तीन सॉल्यूशंस पढ़े थे ना। कौन से? आइसो, हाइपर और हाइपो। आइसो मतलब कि बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन आउटर और क्या, इनर का बराबर होएगा। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाबा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। और हाइपर के अंदर बाहर का, आउटर का सॉल्यूट ज्यादा होएगा इनर से। और हाइपो में इनर का ज्यादा होएगा आउटर से। यही पढ़ा था, क्लियर है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि सेमी फ्लूइड होती है, जेली लाइक सब्सटेंस पे टिकती है। किस पे? साइटोप्लाज्म पे। किस पे टिकती है? साइटोप्लाज्म पे। इसे बंद करता हूँ, जिसे रीडिंग मोड में ले लूंगा क्योंकि बार बार हमें क्या करना है, लिख के भी दिखाना है, समझाना भी है ना। इसलिए सेमी फ्लूइड जेल लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म पे। और इनका मेन जो हेड होता है वो कौन होता है? वो होता है न्यूक्लियस। कौन होता है? न्यूक्लियस। देखो ये एक, ओहो कहाँ हिल रहे हो आप भाई साहब, क्यों हिल रहे हो आप? ये देखो, ये एक सेल है, थोड़ा सा मोटा कर लें इसे, थिकनेस बढ़ा दें इसकी, इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं यहाँ से, इतना ठीक है। हाँ, कलर कौन सा लें? रेड ठीक है। हाँ, ये सेल होता है। इस सेल के अंदर जो ये होता है ना, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये कहते हैं न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या अपने पास रखता है? जेनेटिक कोड या मटेरियल। इसके बारे में हम आज बाद में पढ़ेंगे। यही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। क्या पढ़ना है? यही पढ़ना है ना। इसके बारे में ही पढ़ना है कि इन एडिशन न्यूक्लियम, ये सब हमने क्या बोलते हैं हम, भाई एक अकेला न्यूक्लियस तो होता नहीं इसमें। जैसे इसमें लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल सब सेल्यूलर कंपोनेंट लाइक ऑर्गेनल्स, और बहुत सी चीजें होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्या होएगा, और होएगा गोल्गी एपरेट। ये सब, इन सब के बारे में हमें पढ़ना इन सबको जानना है ना। ये देखो यहाँ दिख रहा है ये अब तीन तरीके का
मामला पानी है। पहले तो दो तरीके का है। सेल कितने तरीके के बताए थे मैंने? दो तरीके के बताए थे। कौन से? एक तो प्रोकैरियोट, है ना, ये जो लिखा हुआ है प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट, है ना। दो तरीके के बताए थे। प्रोकैरियोट कौन से होते हैं? यूनिसेल्युलर, यूकैरियोट मल्टीसेल्युलर। अब इनमें क्या डिफरेंस है? अब देखो यूकैरियोट के अंदर भी दो तरह के बढ़ जाते हैं ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल, पर हमें इसके बारे में नहीं जानना। हमें तो इनके जो ये ऑर्गेनल्स हैं, क्या पढ़ना हमें? सेल इंटीरियर। हमें आज पढ़ना है सेल इंटीरियर, यानी कि सेल के अंदर क्या होता है। अब हमने क्या जाना था कि सेल जो होता है, एक सेल है, बहुत सारे सेल मिलते हैं तब जाके एक टिश्यू बनता है। तो सेल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना सेल। अब ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन मिल मिल के एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करेगी, जिसे हम टिश्यू बोलेंगे। अब वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जब, तब एक बहुत बड़ी कंपनी बनाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन। अब उन कंपनी की अलग अलग जगह ब्रांचेस हैं। अब हम उन ब्रांचेस को अगर एक कर देंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगी, यानी कि एक कंपनी का सिस्टम बन जाएगा। ऐसे ही अब ये जो है ना, अब हम इनके एम्प्लॉयज के बारे में पढ़ेंगे कि एक सेल के अंदर, ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो लेबर काम कर रही है वो क्या है, कौन कौन सी लेबर है भाई, क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या काम है, इनके अलग अलग रोल है ना। अब एक बैक्टीरियल सेल होता है, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। अब इनके अंदर अलग अलग काम है, कुछ में कॉमन चीजें हैं, कुछ में नहीं है। अब जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या है? क्या है प्लांट सेल में? सेल वॉल है। पर यहाँ आपको सेल वॉल दिख रही है एनिमल सेल में? नहीं। हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा था, जल्दी बताओ, कि प्लांट सेल एनिमल सेल में सेल वॉल के लिए अनियन वाला। वेरी गुड भाई, याद तो है आप, ध्यान रखते हैं। अनियन वाला, अनियन को हमने शुगर सॉल्यूशन में डाला था। शुगर में डाल लो, सॉल्ट में डाल लो, किसी में डाल लो, कौन सा सॉल्यूशन हो गया था वो फिर? हाई, जल्दी बोलो भाई, हाइपरटोनिक। कौन सा हो गया था? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया था। इसके बारे में नहीं जानना, पर मेन है सेल वॉल इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है। बाकी सब चीजें आपको सेम सेम से दिख रही होंगी कि भाई न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें भी स्मूथ है, इसमें भी स्मूथ है, राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा? कारण, रीजन बताओ, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि भाई ये तो मूवेबल है, एनिमल सेल तो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, खुद ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। पर ये बेचारा प्लांट तो एक जगह रिजिड है, तभी तो इसे सेल वॉल प्रदान की गई है कि रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी इसे। क्या प्रोवाइड करेगी? रिजिडिटी। एक जगह रिजिडिटी इसने अगर प्रोवाइड करवा दी तो ये एक जगह स्टेबल रहेगा। अब जब ये स्टेबल रहेगा तो खाना कैसे लेने जाएगा भाई? रेस्टोरेंट तो आएगा नहीं इसके पास चल के कि भैया लो शाही पनीर खा लो, नहीं। ये सन से बनवाएगा। अब सन से बनाने के लिए इसे किचन भी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट इसकी किचन है, यहाँ पे इसका खाना बनता है, और ये रसोईया भी है, ये किचन भी है। ठीक है। बाकी सब देखते रहो इसमें, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इन्हें बनाओ अपने हाथों से। जो आप कॉपी पेन जो बंद पड़ी है ना, थोड़ा सा पंखे की स्पीड बढ़ाओ, जिससे वो पन्ना पलटेगी। पन्ना पलटी, जोन सा खाली पेज है उस पे से बना देना। ठीक है, अगले से अगले उस पे चलते हैं। ये समझे? अभी कहोगे सर बैक्टीरिया से तो हमने बताया ही नहीं। अब बैक्टीरियल सेल के बारे में सुन लो। ये बैक्टीरियल सेल क्या होता है? बैक्टीरियल सेल में कुछ चीजें, अब आप इसमें ये देख रहे होंगे, ये क्या है? ये क्या होता है? ये जैसे इसमें ये है ना न्यूक्लियस, और ये राइबोसोम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और स्मूथ है, न्यूक्लियस है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, प्लाज्मिड हो गया, ये न्यूक्लियड रीजन हो गए।
भाई इसके पास कोई स्टेबल बॉडी नहीं होती बैक्टीरियल सेल के पास, ये दूसरों के डीएनए पे तो बेचारा जीता है। इसके पास खुद सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं, कुछ कुछ पे, कुछ कुछ डबल तो होते ही नहीं, कुछ कुछ आरएनए पे जीते हैं। फिर जब वो दूसरे से मिलते हैं तब जाके इनको कुछ जान मिलती है। इसी वजह से इसमें आप कम स्ट्रक्चर्स देखोगे, कम कॉम्प्लेक्स। क्यों? पहली बात तो ये क्या है, यूनिसेलुलर है। क्या है ये है यूनिसेल्यूलर। भाई राइटिंग पे मत जाना, भावनाओं पे जाना। ये क्या है, यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल है ये, एक ही है, पूरा पूर्णतः है, एक है, पूरी बॉडी है जी इसकी। ये एक सेल है, ये एक पूरा बैक्टीरिया है। डिफरेंस को समझ रहे हो, है ना? अब आगे देखते हैं। इसलिए इस पे कुछ है नहीं बेचारे पे। आगे का क्या सीन है भाई? अब देखो इसमें क्या बोल रहा है। A bacterial cell lacks well-defined nucleus and membrane-bound organelles. Such cells are called, important line है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं जिनके पास भाई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है ही नहीं उस बेचारे पास। न्यूक्लियस कैसा दिख रहा था उसमें, एक डब्बा, और ऐसे 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 दिख रहा था ना। ये इसी की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मींस प्रिमिटिव, कायरो मींस न्यूक्लियस। भाई स्टार्टिंग फेज में है इसका न्यूक्लियस, दूर नहीं है, स्टार्टिंग फेज में है अभी न्यूक्लियस इसका। इसलिए, और इसकी जितनी एक्टिविटी हमारे यहाँ एक्टिविटीज के लिए, खाने के लिए, सब कुछ एक स्पेशल वो बना रखा है उन्होंने। क्या बना रखा है हमने, क्लोरोप्लास्ट है ना? क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें लिख के दिखा देते हैं। ये जो है अब स्पेशल, अब जैसे भाई बैक्टीरियल सेल है ये एक, ठीक है, ये इसका डीएनए हो गया। डीएनए नहीं बोलेंगे हम, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका ऐसा रहता है, और ऐसे ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब इसके जो भी चीज लेगा ना, ये इस साइटोप्लाज्म के थ्रू ही करेगा जो करेगा। स्पेशल बाउंड ऑर्गेनल नहीं है इसके पास कि भाई खाना या एनर्जी के लिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, लाइजोसोम्स, क्या, लाइजोसोम्स मिल जाएंगे कि इसके अंदर अगर कुछ पैदा हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएट हुआ, कुछ भी वेस्ट बना, वो उसे एक्युमुलेट कर लेगा, नहीं, ये साइटोप्लाज्म के थ्रू बाहर निकलेगा और उसी के थ्रू अंदर लेगा। अब ये एक जैसे प्लांट सेल बना दिया हमने, अब इसके लिए खाना बनाने के लिए अलग है, न्यूक्लियस अलग है, पावर के लिए अलग है, इसको पावर, इसकी पूरी बॉडी को पावर देने के लिए एक अलग ऑर्गेनल होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल कैरी अलग करेगा, प्रोटीन जनरेट अलग करेगा। और ये आ गया बैक्टीरियल सेल हमारा, सिंगल, एक बस ऐसे है। ये प्लाज्मिड हो गया, ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये साइटोप्लाज्म हो गया। यहीं से ही लेगा, यहीं से ही बाहर निकाल देगा। जैसे कौन कौन सा बैक्टीरिया, हम एग्जांपल बता रहा हूँ यूनिसेलुलर के, एक अमीबा, ये अमीबा है ना, ऐसे ही तो होता है वो। ये वैक्यूल हो गए, बस। अब इसी के थ्रू वो खाना लेगा, इसी के थ्रू वो इसको बाहर निकालेगा जो भी वेस्ट होगा, यहीं से ही एक्यूमुलेट कर लेगा। ये कैसे एक्यूमुलेट, डायग्राम देखा ना एट क्लास में, कैसे एक्यूमुलेट करता है वो। यही खाना आया, यहीं उसको अपने अंदर लिया, और यहीं से उस वेस्ट को बाहर निकाल दिया। इसने स्पेशल ऑर्गेनल तो है नहीं कि जो इसको बना के देंगे, नहीं ना, इसने यहीं के थ्रू लिया, यहीं के थ्रू निकाल के बाहर फेंक दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गेटिंग इट? इट मीन्स यू आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लांट सेल। भाई वही बात होगी, प्लांट सेल है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, such cells are called eukaryotic cells, which means true chiron nucleus। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने उसमें दिखाया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये देखो, ये क्या कह रहा है, ये
कि इसका जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की ये एक डिफरेंस टेबल है। प्लीज कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं इसको बंद कर देता हूं और जरा इसको पढ़ें ध्यान से, याद करो इसे कि क्या क्या चीज है। जैसे सेल साइज क्या होगा इसका, इसका स्मॉल होगा प्रोकैरियोटिक सेल का। माइक्रोज में होता है भाई, ये माइक्रोज में छोटा छोटा। अब आपको अमीबा हवा में थोड़ी दिखता है कि पानी में तैरता हुआ दिख रहा है, अरे ये देखो अमीबा, नहीं, वो भाई वो बहुत छोटा होता है, क्यूटी सा, बिल्कुल एकदम छोटा सा। और यूकैरियोटिक सेल प्लांट्स होते हैं, इतना बड़ा पेड़, झाड़ खड़ी है पूरी। लेकिन हम सेल्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको सेल्स हैं, जैसा कॉर्क सेल माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं, लेकिन अमीबा और ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं देख पाओगे। अगर नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तब भी बस छोटा सा दिखेगा, इसके न्यूक्लियस और उसको देखने के लिए बढ़िया डिफाइन क्वालिटी में इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे दिखेगा ही नहीं। न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। मैम क्या नाम लिया ना हमने, इस पे है ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू, और इस पे नहीं है, है ना। पिछले में क्या लिखा हुआ है, जो हमने पहले में पढ़ा है, ये देखो कि लैक्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को लैक करता है ये, पर इसमें, किसमें, यूकैरियोट्स में cells have well defined nucleus and several membrane bound organelles। आपको कि सर इसे रीडिंग मोड में क्यों नहीं पढ़ा रहे, ये हमें आपका सर, अरे भाई कोई बात नहीं, दिखने दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी आपको मेन पॉइंट समझना है, मेरी स्क्रीन देखनी है, पॉइंट्स को समझो। ये हो गया। और डीएनए स्ट्रक्चर, अभी हम डीएनए स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, मेन तो पॉइंट ये है भाई इसमें होते ही नहीं, जैसा हम पहले बता रहे थे इसमें होंगे। डीएनए स्ट्रक्चर इसका भाई एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है, ये कौन सा डिवीजन करते हैं, इतनी इनमें डिफरेंसेस थोड़ी क्रिएट होते हैं। हमें हमें अपना जेनेटिक मटेरियल डेवलप करना पड़ता है। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, जल्दी से बता दो भाई, टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं, 23। कितने होते हैं, 23 होते हैं ना, 23 पेयर्स। ध्यान ध्यान दो, 23 नहीं, 23 पेयर्स, 46 है कि नहीं, ध्यान दो। अब राइबोसोम्स, यार ये ज्यादा डीप में चला है, लेकिन हम फिर भी इसको पढ़ेंगे। इसमें स्मॉलर है, इसमें लार्ज है। सेल डिवीजन कैसे होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, बाइनरी फिजन, क्योंकि फिजन के अंदर क्या होएगा, कोई भी आइडेंट, कोई भी वेरिएशन नहीं होएगी। अगर जो फिजन होएगी उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी, मतलब आप जो फिजन होती है वो डायरेक्ट होएगी, डॉटर सेल डेवलप हो जाएंगे। अगर इस पे एस डीएनए है तो यहाँ भी आपको एस डीएनए देखने को मिलेगा। और ये कौन सी होगी, मियोसिस माइटोसिस, कौन सी हुई, माइटोसिस, ये हो गई माइटोसिस, यानी कि सेम सेम बनेगा, पर मियोसिस अलग अलग। अगर इसमें एस है, इसमें जी, क्योंकि एस जी फादर, और ये फादर सेल है, ये पेरेंट सेल बोल लेंगे, फादर सेल नहीं, पेरेंट सेल है, और ये डॉटर सेल ऐसे क्रिएट कर, समझे बात। दोबारा दिखा देते हैं, देखो ये होता है बाइनरी फिजन, ये एस होएगा ना तो ये एस जेनेटिक मटेरियल ही लेगा, पर जो यूकैरियोटिक्स के अंदर क्या होएगा, एस जी एक पेरेंट सेल है, ठीक है, क्या है, पेरेंट सेल। ये अब दो बनाएगा, एक एस सेल बनाएगा और एक जी सेल बनाएगा, ये दो बनेंगे, ठीक है। तू बंद हो जा भाई अभी, समझ गए बात। एग्जाम्पल्स तो हमने पढ़ी लिए, आगे करते हैं। वाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनल्स, भाई अभी बताया तो,
क्यों जरूरी है इनको, यूकैरियोटिक सेल्स को क्यों जरूरी है? टू कैरी आउट द इम्पोर्टेंट टू कैरी आउट द इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। समझे बात? कि एक सेल में एक ही काम थोड़ी हो रहा है। अब एक सेल में अलग अलग काम हो रहे हैं, जैसे कि भाई कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यूकैरियोटिक, इसको लिखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो। ये आंसर बहुत मतलब बनाया हुआ है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देयर आर मल्टीपल प्रोसेस, ठीक है, which are carried out at the same time by all different organelles। कि यूकैरियोटिक सेल में अब एक ये पॉइंट समझ गए कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो कैरिड आउट करता है एक ही टाइम पे। यानी कि देखो एक सेल है ना, अब यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लाइसोसोम्स है, वो जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है वो उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये अलग अलग नहीं हो रहा, ये एक साथ हो रहा है। ये वेस्ट निकाल रहा है, ये इसे इकट्ठा कर रहा है। और उधर गोल्गी बॉडीज जो हैं, या क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, कौन सा अपरेटस, गोल्गी अपरेटस। जो गोल्गी अपरेटस है वो प्रोटीन जनरेट करे जा रहा है, उधर डीएन जो जेनेटिक मटेरियल को डेवलप कर रहा है ना, पर वेस्ट भी बनाया जा रहा है, तो लाइसोसोम्स उसे कंज्यूम करेंगे, ये एनर्जी बनाएगा, ये एनर्जी देगा। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एक साथ चलती हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनल्स की जरूरत पड़ती है। देखो सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन बिल्डिंग द न्यू मटेरियल्स, removing waste, providing energy to the cell. They work together to perform all functions of cell. In other words, cell is a, like a tiny living factory। जैसा मैंने बोला, ये एक कंपनी है। कंपनी मतलब अलग अलग बेलदार लेबर इसमें काम कर रहे हैं हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। अब उन लेबर्स के नाम सुन लो, जो अलग अलग लेबर हैं जो हाँ जिंदा रहने के लिए काम कर रही हैं, जो हमारी बॉडी को जान देंगी। कौन सी है? एक तो है न्यूक्लियस, देखो यही दिखा देते हैं, ये रहा। कौन सी होंगी? पहली है कौन सी? न्यूक्लियस। दूसरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरी गोल्गी बॉडीज, या कुछ भी बोल लो, पर अलग अलग होता है। बॉडीज छोटी होती है, प्लेटस पूरा एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। और कौन सा है? लाइसोसोम्स। अरे भाई कहाँ गया, ये तो चिपक गया। हाँ, और कौन सा है? लाइसोसोम्स। अब आ जाते हैं ये प्लांट्स वाले, प्लास्टाइड्स। एक होता है प्लास्टाइड्स और एक बैक्टीरियल सेल में आपने देखा होगा प्लाज्मिड। अंतर है दोनों में? दोनों में क्या अंतर है? आप कहोगे भाई, तो देखो प्लास्टाइड छोटा छोटा लिख देता हूँ, एक है प्लास्टाइड, एक है प्लाज्मिड।
प्लास्टाइड क्या है? ये फूड के लिए काम आता है। और ये जेनेटिक मटेरियल है। आवाज आ रही है? हाँ। ये क्या है? ये फूड, प्लांट के अंदर ये फूड बनाएगा। और ये जेनेटिक मटेरियल है। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। डिफरेंस को समझो, ठीक है? इतना ध्यान नहीं देना, बस बेसिक बता रहा हूँ। फूड, जेनेटिक मटेरियल, दैट्स ऑल। ठीक है? फिर कौन सी बच गई? लाइजोसोम्स, बता दिया। क्लीन अप सिस्टम है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, एवरग्रीन, सबको याद है। प्लास्टाइड्स, फूड सिंथेसिस फॉर प्लांट्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या करते हैं? वैक्यूल्स ये फूड को स्टोर करते हैं। आपने जब सुना होगा कि भाई प्लांट में जब हम या किसी एक, जब वो किशमिश को हमने, या जो अनियन सेल है उनको हमने एक उसमें रखा था, सॉल्ट सॉल्यूशन में या इसमें, तो उसके अंदर वे कैसी हो गई थी? सिकुड़ गई थी। इसके अंदर ही सिकुड़ गई थी। कैसे? वैक्यूल ने पानी बाहर भेज दिया, पर सेल वॉल तो रिजिड है, तो सेल वॉल एज इट इज रही, है ना? अब हम पहला क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। ये ऑर्गेनल्स हैं अलग अलग। हम पहले क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ये बहुत डेंजरस स्ट्रक्चर है, याद रखना। ये याद होना चाहिए भाई। स्ट्रक्चर ऐसा ही बना होना चाहिए, बिल्कुल एकदम फाइन, तभी नंबर मिलेंगे इसके। क्या क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप एंड पोर, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर लेमिना और मैट्रिक्स, और न्यूक्लियस फंक्शन। इतना डीप में नहीं पढ़ना, ये आप 11th में पढ़ोगे। आपको मेन याद होने चाहिए ये नाम, ठीक है? आगे देखते हैं इसके बारे में, तो देख लें डायग्राम, तभी तो समझ में आएगा कि भाई क्या सीन है। हाँ, न्यूक्लियस द हाउस कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब न्यूक्लियस क्या होता है? द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखो, न्यूक्लियस जो है ना, एक डबल लेयर कवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब एक जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, मैं बना के दिखाता हूँ तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इससे जो है मैटर क्लियर नहीं होता। अब देखो, ये एक गोला, ठीक है, ये एक इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा है। ये है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या क्या बोल रहा है वो? ये क्या है भाई? विच हैज पोर्स दैट अलाउ ट्रांसफर मटेरियल बिटवीन, क्या, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, है ना? अब इसके अंदर जो है ना, अब मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ कैसे। ये ऐसे, ये जूम करके देखो इसे, ये जूम करके आ रहा है। इसके अंदर ना ऐसे पोर होते हैं। क्या होते हैं इसमें? पोर होते हैं। ये रहा। यहाँ से ये जेनेटिक मटेरियल का आना और जेनेटिक मटेरियल का जाना। अब आप कहोगे जेनेटिक मटेरियल कहाँ आता जाता है? भाई माइटोसिस और मियोसिस का नाम सुना है ना? उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है। ये पोर्स होते हैं, इन्हें न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। और ये कहाँ क्रिएट होते हैं? ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म। ये है साइटोप्लाज्म, ये नहीं है। ये है साइटोप्लाज्म इधर। ये एक बहुत बड़ा सेल है, सेल के अंदर है ये। समझे? हाँ। अब न्यूक्लियोस, वो चीज चीज इन्होंने जो बोला न्यूक्लियोस, ये होता है न्यूक्लियस, मेन कोर। न्यूक्लियोस ये देख रहे हो, देखो यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप एंड पोर, ये है वो ऐसा जो मैं बता रहा हूँ कि ये जेनेटिक मटेरियल जो आना जाना करता है ना? ये है न्यूक्लियस का मेन हेड, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। आपको इतना नहीं जानना, आपको बस मेन पता होना चाहिए न्यूक्लियस क्या करता है, होता क्या है। Nucleus is a dense round body in nucleus which synthesize ribosomal subunit take place. These subunits then exit nucleus to cytoplasm where one large and one small subunit assemble to form
राइबोसोम। अब ये क्या सीन हुआ भाई, ये क्या बोल गए सर आप, ये तो हमको समझ में ही नहीं आया। तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक ऐसा गोला होता है अंदर ही, ये जो मैं दिखा रहा था ये, ठीक है। अब इसके बाहर भी एक गोला होता है छोटा सा, यहाँ से ये राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम जो मैं उसमें दिखा रहा था पीछे डिफरेंस टेबल में, राइबोसोम 70S और 80S दो होते हैं ना। तो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस किस लिए काम आता है, डीएनए और आरएनए के लिए। बस मेन आप ये जानो, राइबोसोम इसलिए जरूरी है, जो राइबोसोम ऐसा हमने बनाया, ये राइबोसोम को रास्ता देता है कहां तक, वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। क्या बोली, एक सब यूनिट राइबोसोम की ऐसे ऐसे छोटी छोटी रहती है, ये है राइबोसोमल सब यूनिट। ये सब मिलके सिंगल राइबोसोम बना देगी। अब ये सिंगल राइबोसोम मिलके क्या काम करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का, किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। ये लो, अरे सर नीचे ही बना रहे हो, हमें दिखा दो। हाँ ये रहा, देख लो, ठीक है। कहाँ पे, these subunit exit to cytoplasm where one large and one small sub assemble। क्या बोला मैंने, राइबोसोमल सब यूनिट छोटी छोटी होती हैं, ये एक यूनिट बना देंगी जिसका नाम होगा राइबोसोम, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स व्हिच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। सेम वही मेम्ब्रेन के थ्रू वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। पेंसिल ले लेते हैं, समझ में अब दिखेगा ना कर्सर आपको। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। क्रोमोसोम, अब ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम कंटेन इनहेरिटेंस, वो होते हैं कैरेक्टर्स। क्रोमोसोम कंटेन्स क्या, इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्रोमोसोम से भी ना छोटे छोटी कुछ इकाई होती हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं, अकेला क्रोमोसोम थोड़ी है। क्रोमोसोम सबसे बड़ा है, क्रोमोसोम के अगर आप टुकड़े करोगे तो वो जीन होएगा, जीन के टुकड़े करोगे तो वो डीएनए होएगा। यानी कि एक डीएनए, बहुत सारे डीएनए का अगर एक अल्बेट लोगे, कैसे, मैं बताता हूँ देखो, बस समझाना पड़ेगा ना तभी समझ में आएगा। अब ऐसे मैं बोल दूंगा डीएनए जीन ये ऐसा थोड़ी समझ में आएगा। देखो ये एक डीएनए है, डीएनए सबको पता है ना, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी डीऑक्सी राइबो क्या, न्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियस, ध्यान से पढ़ो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान से पढ़ो इसे। ये एक आपका डीएनए हो गया, ठीक है। अब ये डीएनए जो है ना, एक डीएनए एक पूरा ऐसे स्ट्रैंड है डीएनए का, ये इसका जूम पार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक जगह पे जाके, ये एक बॉल होती है, उस पे ऐसे ये यूं यूं हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, हो गया। ये अब बना देगा एक क्या, जीन। अब ये बहुत सारी बॉल्स इकट्ठी होंगी, ये स्ट्रैंड्स हैं सब में, ये सब में स्ट्रैंड्स हैं, ये मिलके एक क्रोमोसोम किसका निर्माण करेंगे, क्रोमोसोम का, किसका, क्रोमोसोम का। तो सबसे छोटा क्या हुआ, डीएनए, उससे बड़ा जीन, उससे बड़ा क्रोमोसोम, और उससे बड़ा जीनोम, जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी नहीं। जीनोम क्या होता है बेसिकली, क्रोमोसोम कितने होते हैं टोटल, 23 पेयर्स। अब इनके ना अलग अलग कोड्स होते हैं, कोड्स बोले 23 पेयर है ना, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स है। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इनके अलग अलग कोड होते हैं, आंख के कलर का कोड हो गया,
हेयर का कोड हो गया, नेल्स, नेल्स का जो डिजाइन होता है उनका कोड हो गया। अब ये जो कोड होते हैं ना, इन कोड को कहते हैं जीनोम। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, जीन और जीनोम फर्क होता है, जीनोम बड़ा होता है, जीन छोटा होता है। ठीक है। अब ये आगे क्या बोल रहा है, ये क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन दी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया, डीएनए क्या कंटेन करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके बालों का रंग, आंखों का रंग। तभी तो वो क्रोमोसोम जो मैं बता रहा हूँ, आंख का कलर कैसे पता करेगा, डीएनए एक छोटी इकाई है, एक डीएनए लेके चल रहा है, इसके अंदर जो कोड है उस डीएनए के अंदर आपकी आईज का है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, देखो इसमें आपकी आईज का कोड है, ये एक जीनोम पे आ गया, उस पे आ गया, सॉरी, जीन पे आ गया, यानी कि ये आंख का जीन हो गया, है ना। अब ये आपके अंदर आ गया आपके फादर से, तो ये एक अलग क्रोमोसोम में आ जाएगा जब ये बहुत सारे मिलेंगे तो। ऐसे बता रहा हूँ, समझे। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, जीन। इन नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये क्या बात हुई भाई, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये देखो, ये दिख रहा है जो हम वहां बात कर रहे थे, ये है क्रोमेटिन मटेरियल। तभी तो नहीं ज्यादा बताया, क्योंकि मुझे पता है जब आप इस चीज को समझोगे तब ये समझ में आएगा क्रोमेटिन मटेरियल क्या है। ये जो चीज है इसमें इसने मार्क क्यों नहीं कर रखा पर इसे, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। ये है क्रोमेटिन मटेरियल, यानी कि इसके अंदर इसके जो भी यूनिसेल्युलर है, इसके अंदर क्या ही कुछ होगा, पर फिर भी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इसमें है इसकी। ठीक है, आगे बढ़े। कहाँ गया, ये रहा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वही, जैसे मैं बता रहा हूँ कि वेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट डीएनए इज प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल्युलर मॉलिक्यूल associated with specific protein, this region containing genetic material is called nucleoid। वहां पे बस एक ही चीज होती है, न्यूक्लियोइड, उसके अंदर ही सिंगल कोड होएगा कि भाई हाँ ये बैक्टीरिया है, और कुछ उसमें होने का ही नहीं है। डीएनए उसमें सिंगल स्ट्रैंड में रहता है और कहीं और होता ही नहीं, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये एक प्लास्टाइड है ये। अब इसके अंदर ये सिंगल कोड होएगा डीएनए का, इसकी जो जेनेटिक होएगी, जेनेटिक कोड सिंगल होएगा। अब ये सिंगल कोड है, अब आप इसमें कितना ही चेंज कर लो ये कोड ऐसा दिखाई देता है। जब आप 11th में पढ़ोगे ना तो ये कोड ऐसे होते हैं ये। इसे जो अब आजकल आप एक चीज सुन रहे होगे न्यूज में भी, अगर आज तक नहीं कह रहा मैं, सनसद टीवी देखा करो, उसके अंदर एक नाम ले रहे हैं वे, किसका, क्रिस्पर, किसका, क्रिस्पर, ऐसा दिखाई देता है ये। इसके अंदर अलग अलग कोड्स ऐसे होते हैं। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोग डरने लगेंगे। अब राइबोसोम क्या होती है भाई, जैसा मैंने बताया, प्रोटीन बनाती है राइबोसोम। क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है राइबोसोम, द प्रोटीन फैक्ट्री। These tiny structure may present either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum। ये जो है ना, ये हिस्सा, ये भाई, ये रफ एंडोप्लाज्मिक, ये पूरा जो क्या कहलाता है, ये जो हिस्सा है इसको आप क्या बोलोगे, ये होता है, ये देखो इसको हटाओ पहले, तो ये जो लाइन आ रही है ना इसको हटाओ। हाँ, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको क्या कहोगे, ये होता है भाई गोल्गी अपरेटस। बहुत से जने जो होते हैं वो बताते हैं कि गोल्गी अपरेटस, नहीं, गोल्गी अपरेटस अलग नहीं होता। गोल्गी अपरेटस के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम्स, ये सब क्यों, क्योंकि भाई गोल्गी अपरेटस भी तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये इनके ऊपर अपने अलग अलग चीजें होती हैं, इनके ऊपर ही राइबोसोम्स चिपके रहते हैं, इनके ऊपर आपको राइबोसोम चिपके हुए मिलेंगे, अब तभी तो इनका नाम होता है। अब स्मूथ जो मैं नाम लिए जा रहा हूं, अब उसको स्मूथ क्यों कहते हैं और उसे
रफ क्यों कहते हैं? स्मूथ इसलिए कहेंगे नो राइबोसोम्स ऑन इट, इस पे राइबोसोमल यूनिट, इस पे राइबोसोमल यूनिट प्रेजेंट होती हैं। ये सब मिलके एक गोल्गी एपरेटस का निर्माण करते हैं। निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन। हिंदी को भी जानो थोड़ा सा, इतने भी वो नहीं हो ना कि हम तो जिस सीबीएसई वाले हैं, हमें इंग्लिश लिखनी आती है पर बोलनी नहीं आती। हमें हिंदी ना बोलनी आती ना साल लिखनी आती। थोड़ी सी हिंदी भी सीखो, इंग्लिश इंग्लिश करके करोगे क्या तुम? ठीक है, देखो स्मूथ, ये स्मूथ है, ये रफ है, ये मिलके गोल्गी अपरेटस क्रिएट कर देगा। गोल्गी अपरेटस कोई अलग चीज नहीं है, इसी को ही पूरा जो ये जो हिस्सा होता है ना, इसी को गोल्गी अपरेटस कहते हैं। ये गोल्गी अपरेटस का डिफरेंस क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। गोल्गी अपरेटस क्यों बोला जाता है इसे? भाई राइबोसोम है ना? ये क्या करा, ओहो, ये छोटा कर सकते हैं इसको। अरे वाह, ओ भाई साहब, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओ भाई, ओ वाह, चलो कोई बात नहीं। देखो कहाँ पे थे हम, मैं थोड़ा सा फैसिनेट हो गया था यार। तो जो राइबोसोम्स हैं वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। इन्होंने प्रोटीन बनाया। गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज जो होती हैं, वो उनका काम होता है पैकेजिंग का, बस। क्या होता है? पैकेजिंग। अब भाई ये बाहर थोड़ी बनाएगा, बनाएगा तो यहीं, तो वो पैकेजिंग यूनिट कहाँ होगी? पैकेजिंग यूनिट भी यहीं कहीं होंगी। पैकेजिंग और डिलीवर, इनका काम ये होता है गोल्गी बॉडीज का, या गोल्गी अपरेटस, जो भी बोलना आपको बोल सकते हो। गोल्गी बॉडीज छोटा हिस्सा होता है, अपरेटस पूरे एक बड़े हिस्से को होते हैं, जैसे मैंने बताया। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाएगा, सिंथेसाइज करेगा, वो बना दिया। अब वो भाई प्रोटीन उसने बना दिया, भेजेगा कैसे? वो भेजेगा गोल्गी बॉडीज के थ्रू। इसके थ्रू, गोल्गी बॉडीज के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू भेजेगा? गोल्गी बॉडीज के थ्रू। ये अलग नहीं होते, जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रीली और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। जैसे मैंने बताया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे वो अटैच रहते हैं। देखो रफ, ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन्हें मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री क्यों बोला जा रहा है, बताओ क्यों बोला जा रहा है? ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भाई इनके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। ये देख रहे हो, इट लुक रफ अंडर बिकॉज इट हैज राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स सरफेस, क्योंकि इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रेशन। भाई ये थोड़े से शब्द तुम्हें अजीब लगेंगे कि सर आप क्या बोले जा रहे हो ये, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है कि ई आर, ये एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एक वो एपरेटस है। अब जिस पे ये डॉट 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 चिपके हुए होंगे, वो हो जाएगा क्या? रफ। क्योंकि आप इसे जब देखोगे तो ये खुरदुरा खुरदुरा दिखेगा। और ये डॉट 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 क्या है? ये डॉट डॉट है राइबोसोम्स। और ये रफ है। और ये कैसा दिख रहा है? ये जो हिस्सा है ये वाला, ये कैसा दिख रहा है? स्मूथ। क्यों है भाई स्मूथ? क्योंकि इस पे कोई राइबोसोम्स नहीं है। नो राइबोसोम्स, इस पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। इस पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? जो इसमें बोल रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it does not have ribosome on its surface, therefore it looks smooth,
और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस, जब आप इसे देखोगे तो वो रफ दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स अटैच्ड है। अब ये तो हो गए ये। अब आती है ये गोल्गी अपरेटस, मेन कहानी, राम कहानी जो है असली, जिसे हमें समझना है। वह गोल्गी अपरेटस की कहानी क्या है? गोल्गी अपरेटस, दिस पैकेजिंग एंड द शिपिंग सेंटर, जैसा मैंने बताया। केयरफुल देखो भाई, ये है आपका गोल्गी अपरेटस, पूरा का पूरा। ये जो है ये गोल्गी अपरेटस कहलाया जाता है। अगर इसका हम डायग्राम देख रहे हो, ये जो नीचे आप ये देख रहे हो ना, ये जो हिस्से हैं ये, अब मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ। इसमें अपने जो मैंने वो लगा रखा है ब्लैक व्हाइट बोर्ड, इसमें देखो। ओ भैया ऐसा ना करो, हमारी स्लाइड बिगड़ जाएगी। हाँ, ये एक ऐसे न्यूक्लियस ये हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया आपके क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। अब इसके नीचे है ये, यही है, ये एक्सटेंड हो रखा है, ये है गोगली, लिख रहा हूँ गोल्गी, आई है वो गोल्गी। अब इसका काम क्या होता है? वही पैकेजिंग, प्रोटीन सिंथेसाइज करा, इट इज फंक्शन टू लिंक टू ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होता है। जैसा मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर ऑर्गेनल सेल्स, ठीक है, act like the cell's post office. It modifies short package proteins or other lipids into vascular transport, secretion और lysosome formation. अब भाई देखो, हमारा सेल काम कर रहा है काम। अब काम करते हुए उसने, अब जैसे वो जो वो बनाएगा, क्या बनाएगा कि अब उसने प्रोटीन सिंथेसाइज करा हमारी बॉडी ने, ये बना प्रोटीन बना। अब ये इसको पैक करेगा, अब गोल्गी अपरेटस इसे पैक करके अलग अलग जगहों पे भेजेगा जहां जहां इसकी जरूरत है। अब हमें प्रोटीन बना दिया, अब कुछ लिपिड बनाएंगे, कुछ फैट बनाएंगे, है ना। अब इनको वो पैक करेगा, अलग अलग हिस्सों में भेजेगा, पैकेज और ट्रांसपोर्ट। तो भाई ये अलग अलग ऑर्गेनल्स के साथ लिंक तो रहेगा, तभी तो भेजेगा। पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस आपने देखे होंगे अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। हम चिट्ठी भेजते हैं तो वहीं जाता है, तो ऐसे ये एक जगह से दूसरी जगह पे भेजेगा, एक गोल्गी अपरेटस से दूसरे अपरेटस को भेज देगा, या बॉडी बॉडी भेजेंगी, अपरेटस पैक करेगा, बॉडी लेके जाएंगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर? गोल्गी बॉडी और अपरेटस समझ गए कि ये एक हिस्सा है, सिंथेसाइज करेगा, पैक करेगा, भेजेगा। यहाँ पे ये एक हिस्सा है, ऑर्गेनल है जो बना रहा है, यहाँ पे लेगा, कलेक्ट करेगा और इसको दे देगा। अब भाई इसने वेस्ट बनाया, जैसे कोई वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, ये वेस्ट है। अब इस वेस्ट को हमें किसे देना है? लाइजोसोम्स को, क्योंकि लाइजोसोम्स हमारा वेस्ट इकट्ठा करते हैं, खा जाते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं। तो अब ये लेके इसको इस पे भेज देगा लाइजोसोम्स पे कि भैया ले जा, तेरा काम हो गया। अब ये लाइजोसोम्स इसे एक्यूमुलेट कर लेगा और इसको बाहर भेज देगा वापस से टुकड़ों में, कि जाओ सेल एक्यूमुलेट कर लेगा वापस से। समझ गए पॉइंट? ट्रांसपोर्ट, सिक्रेशन और लाइजोसोम फॉर्मेशन। लाइसोसोम्स क्या है? द क्लीन अप सिस्टम, जैसा बताया कि लाइसोसोम्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, क्या करते हैं, एंड डैमेज्ड सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट मटेरियल, डैमेज और वर्न आउट ऑर्गेनल्स ड्यूरिंग सेल एक्टिविटीज। ठीक है, ये प्रिवेंट करते हैं कि भाई सेल ना खा जाए उसे। अब कोई बुरी चीज बनी, अगर उसे सेल एक्यूमुलेट कर लेगा तो सेल पॉइजन हो जाएगा, सेल की तबीयत खराब हो जाएगी, लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सेल की तबीयत खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल डेड हो सकता है, और एक सेल मरती हमारी पूरी बॉडी बेकार हो जाएगी। ये उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, लाइसोसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक फिल्ड विद एंजाइम्स which can break down unwanted protein, carbohydrates, fats, even damaged part of the cell, keeping the clean healthy. The product is formed by the breakdown are released into the cytoplasm. अरे सर इतनी जल्दी बोल गए, क्या बोले ये? मैं ये बता रहा हूँ
कि ये लाइसोसोम जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि बाकी सब में तो डबल मेम्ब्रेन होती है, ये एक ही मेम्ब्रेन के साथ है। क्यों मेम्ब्रेन है भाई? इसे फटाफट लेना होता है, फटाफट फेंकना होता है। ये जब जल्दी लेगा जल्दी फेंकेगा, जल्दी लेगा जल्दी फेंकेगा, और जल्दी से तोड़ना होता है। भाई प्रोसेस फास्ट ही तो हो रही है, वो फटाफट वेस्ट प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, ये सब फटाफट उठा रहा है और फटाफट बाहर फेंके जा रहा है। ठीक है, कीपिंग दी सेल क्लीन एंड हेल्थी, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर दे रीयूज। देख लो ये भी रीयूज कर रहे हैं। ये देखो, हमारी बॉडी जब रीयूज कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर सकते कोई चीज रीयूज? नहीं, किताब दूसरी लानी है, अरे भैया उसे ही पढ़ ले, या नहीं खरीदेगा? समझ गए बात? अब कहोगे भैया ये पढ़ना जरूरी है क्या, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आएगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा इसको, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वाह क्या ड्राइंग बना दी मैंने बैठे बैठे। ठीक है, आगे करते हैं। आगे क्या है? आ हा, सबसे फेवरेट पार्ट आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और पोरस, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, ये सरफेस एरिया किस लिए होता है भाई? एनर्जी बनाने के लिए। क्यों होता है? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ना। और पोरस क्यों होती है? अब आप कहोगे भाई आउटर मेम्ब्रेन पोरस क्यों है? प्रोटीन को एक्युमुलेट करेंगी, बाहर से जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे उन्हें एक्युमुलेट करेंगे, और अंदर से जो हम एटीपी बनाएंगे उसको फटाफट भेजेंगी, इसलिए पोरस होती है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये जो है ये सरफेस एरिया बढ़ाती है, केमिकल रिएक्शन ज्यादा होंगी, जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोक डाउन टू रिलीज एनर्जी, है ना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो तरह की होती है भाई, ये आपने पढ़ा होगा हर जगह। इसका नाम, एक वर्ड नाम सुना है आपने, पढ़ा था मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। क्या? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है? कौन सी रेस्पिरेशन करी जाती है फर्मेंटेशन के अंदर? बताओ कौन सी करी जाती है रेस्पिरेशन इसके अंदर? एन एरोबिक। हम कौन सी करते हैं? एरोबिक। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में भाई? इसमें O2 नहीं होती, इसमें O2 होती है है कि नहीं? अब भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मेजर मैं बस एकदम क्लियर कट बता देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसे याद कर लेना, वो मेन पॉइंट्स हैं। मैं मेन आपको समझा देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ा बड़ा लिख दिया जाता है, जगह का लालच। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये ग्लूकोज का इस्तेमाल करके, ग्लूकोज और एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या होती है? एटीपी ये एनर्जी की करेंसी है। क्या है? एनर्जी की करेंसीज है भाई, ये हमारा मेन पैसा है। हमारी बॉडी जो काम कर रही है, जो आपकी गोल्गी एपरेटस प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं या पैकेज कर रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? वो ये प्रोड्यूस दे रहा है भाई। हर एक जगह पे आपको मिलेगा, हर ऑर्गेनल के पास मिलेगा, हमारे बॉडी में हर सेल में मिलेगा, क्योंकि एटीपी बना रहे हैं। एटीपी क्या है? एडिनो, फॉर्मूला इसकी फुल फॉर्म क्या है एटीपी की? एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनो ट्राई फॉस्फेट। एक होता है एडीपी, एडिनो डाई फॉस्फेट। आप कहोगे ये क्या होती है भाई, और इसमें क्या डिफरेंस है? ये कब दिए? तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी बॉडी एनएरोबिकली
रेस्पायर करने लगती है। मतलब आपने देखा होगा जब आप रनिंग करते हो तब इस एकदम भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, सांस नहीं आ रहा पर भागे जा रहे हैं, तब एकदम देखते हैं क्रैम्प आता है। क्या आता है? क्रैम्प। क्रैम्प आ गया, तब हमारी बॉडी एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू करती है। वो हिस्सा जो स्ट्रेन में है, जो पेन में है, उस दौरान एडीपी प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एडीपी। एडीपी मतलब एडिनो ट्राई फोस्फेट, है ना? ये भाई एक, वो बोलते हैं इसे कि ये एडीपी, मैं मतलब क्या समझाऊं, एडीपी एक सब्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल है एटीपी का। एडीपी एटीपी का एक सब्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल है। इसमें जब हमारी बॉडी एनारोबिकली रेस्पायर करने लगेगी तब ये इसका इस्तेमाल करा जाता है एज अ रिजर्व। ये रिजर्व होता है इनका कि भैया अब सांस नहीं आ रही, अब इसका इस्तेमाल करो। पर डिफरेंस इसमें, ये बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पर इसके साथ साथ क्या आएगा? दर्द। ऐड आ गया। इसके साथ साथ क्या आएगा? लैक्टिक एसिड। जिसके कारण क्या होएगा? जब हम एनारोबिकली सांस लेने लगेगी हमारी सेल, एडीपी बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा। तब लैक्टिक एसिड आएगा, तब आएगा स्ट्रेन, दर्द, और क्या? और पेन। ये सब आएगा। ठीक है, समझे बात? अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ग्लूकोज प्लस O2 प्रोड्यूस एटीपी। ये कौन सी प्रोसेस होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। जब तक एरोबिक रेस्पिरेशन चलती रहेगी एटीपी बनते रहेंगे, और कोई बात ही नहीं है। The glucose and other molecules are broke down to release energy during the process called cellular respiration. The energy released is stored in the form of molecule called adenosine triphosphate, ठीक है, which act as the energy currency। ठीक है, सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। अलग 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 एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अब वही बता दिया मैंने, रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम है भाई, डायग्राम का स्क्रीनशॉट लो, इसको पढ़ो। अब आते हैं प्लास्टाइड। अब प्लास्टाइड्स क्या होते हैं? प्लास्टाइड्स का मैंने बता दिया था, क्या होते हैं? सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल। ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें क्योंकि मैं समझा चुका हूं इसका। प्लास्टाइड्स का क्या सीन है? प्लास्टाइड्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स फूड सिंथेसिस सेंटर, फूड सिंथेसिस सेंटर कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब भाई हमने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है हमारा, तो ठीक है, सेल जो कहां से आती है? फूड से आती है। हम फूड तो लिए जा रहे हैं आसपास से, अब प्लांट्स कैसे लेगा भाई? प्लांट सिंथेसाइज करता है फूड किससे? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सिंथेसाइज करेगा कैसे? सनलाइट आ तो रही है, कैसे करेगा? अब उसका बनाने के लिए इनके पास एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जिसे हम कहते हैं प्लास्टाइड्स, जो फूड सिंथेसिस और स्टोरेज में काम लाता है। ठीक है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब कैसे फोटोसिंथेसिस में क्या सीन होता है? क्लोरोफिल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट। क्या वर्ड को ही देखो, क्या बोला मैंने? क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? जो क्लोरोफिल
फिल है वो किस में प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्ट, ये एक तरीका का क्या है? प्लास्टाइड। यानी ये फूड को सिंथेसाइज कर, फूड सिंथेसाइज करता है। ठीक है। अब भाई क्लोरो मतलब जो होता है, एक है क्लोरो यानी कि ग्रीन पिगमेंट। क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो विच इज प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं भाई? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं प्लांट्स के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, यानी कि वहां का काम करने वाला स्ट्रोमा। डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है दैट कंटेन क्लोरोफिल, वहां के काम करने वाले लेबर हैं ये। की सनलाइट आई। ठीक है। अब मैं स्ट्रोमा का रोल बता देता हूँ कुछ जस्ट एज, मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये है आपका एक क्रोमो, क्या बोलते हैं उसे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ये है इसमें स्ट्रोमा, ऐसा डिस्क शेप होते हैं। ये काम करेंगे, सनलाइट पड़ी, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब मारी, मैग्नीज का इस्तेमाल करा और फूड स्ट्रोमा जी ने बना दिया। लो जी फटाफट लो, फटाफट लो, खाना बनाओ, है ना। With the disc shape membrane bound structure contain chlorophyll. Light energy absorbed by them. The sugar synthesized in the life process stored in stroma. फटाफट बनाया। क्या बनाया? फटाफट बनाया। स्टार्च के, और ये जैसे बनाएंगे भी, रखेंगे भी अपनी अलमारी में कि खाना बना दिया जी। बना के इसे रखेंगे किस फॉर्म में? स्टार्च ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टार्च ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। वर्ड्स भाई, वर्ड्स हर बात को ध्यान रखो। Along with the starch granules, mitochondria and plastids have some features that are similar to certain bacteria. Example, they both have their own DNA, ribosomes, and thus they can make some their own protein. ठीक है, इस बात को समझे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये होता है भाई। अब हम क्या कहे जा रहे थे बार बार? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट कौन से कलर का होता है? जो क्लोरोप्लास्ट है वो कौन से कलर का होएगा? क्लोरोप्लास्ट, ये कौन से कलर का होएगा? ये होएगा ग्रीन कलर का। अब पर एक भाई, बहुत से फ्लावर्स होते हैं ना फूल, ये कुछ ग्रीन हो, कुछ रेड होते हैं, कुछ वाइट होते हैं। अब उनको क्या बोलते हैं? क्योंकि वे भी तो भाई बना रहे हैं, कुछ पत्तियां लाल होती हैं, उसमें होता है क्रोमो। क्या होता है? क्रोम, क्रोमो प्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। देखो क्या होता है। Are there other any plastids in plant cell that contain any pigment other than the green pigment? Yes, किसे क्या कहा जाता है? Chromoplast means color, bright orange, yellow, red, जो हमने फ्रूट्स, रूट्स और फ्लावर में देखा है। अरे सर, फ्रूट्स, फ्रूट्स में, फ्लावर में है, फ्रूट्स में कैसे? अरे भाई मेरे, ये प्लांट है, ये आपका फ्लावर है एक, ये डेवलप होके फ्रूट ही तो बनाएगा एक। ये सेब बना दिया मैंने है ना। और भाई फ्लावर, अब आपको फ्लावर को क्या जरूरत पड़ गई इसकी? भाई पॉलिनेशन, किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए क्रोमोप्लास्ट की जरूरत पड़ती है। अब एक और होता है भाई, जिसे क्या कहा जाता है? अब कुछ वाइट होती हैं चीजें, जैसे रूट्स होती हैं, मूली होगी, आलू हो गया, है ना। उसको आप जब तोड़ोगे तो वाइट दिखता है, उसमें अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स वाइट। ये स्टार्च और इन सबको स्टोर करता है, स्टोर में भी काम आता है, कलर ही नहीं देता, ये स्टोरेज में भी काम आता है। ये जो है देखो, सच एज स्टार, ये लिखा हुआ ना, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स,
जो होता है एग्जाम्पल ल्यूकोप्लास्ट किस में मिलता है? पोटैटो और टैरो में। समझ गए बात? वैक्यूल्स, वैक्यूल्स भाई वाटर, जो मैंने समझाया ना, टर्जर प्रेशर, ये देखो मैं यहीं से बताऊंगा उसका, समझने के लिए अपने आंसर लिखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि समझाना और लिखने में फर्क होता है। ये नोट्स की तरह, इनको भाई कॉपी में लिखो, ठीक है। अब भाई इसका मेन कहानी ये है कि वैक्यूल का रोल क्या होता है। वैक्यूल मेनली करती क्या है? ये एक प्लांट है, चकोर प्लांट, हाँ जी चकोर प्लांट, ये इसमें वैक्यूल है, ठीक है। बाहर, अब हमने इसको उठाकर, हमने इसमें पानी नहीं दिया, हम पानी देना भूल गए, इसके अंदर पानी स्टोर रहता है। हमने एक दिन सिर्फ पानी दिया इसे, ये प्लांट में ऐसा लगा रखा है, हमने बस इसे एक दिन पानी दिया, ठीक है। एक दिन पानी देने पे इसकी इस वैक्यूल में पानी भर गया, पर हम फिर 10 दिन तक पानी देना भूल गए, तो ये जो प्लांट है ये ऐसा हो जाएगा। क्यों? वैक्यूल में जो पानी था वो सारा बाहर चला गया प्लांट्स को बचाने के चक्कर में, जिससे वैक्यूल का रोल पता लग जाता है कि वैक्यूल एक तो इसे शेप प्रदान करेगा, प्रेशर बनाए रखेगा इसकी शेप में, जो सेल वॉल्स हैं उनमें रिजिडिटी प्रोवाइड रखेगा, पर सेल वॉल नहीं टूटेगी, इसके अंदर के जो सेल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई प्रेशर खत्म हो गया। जब किसी चीज का प्रेशर अंदर से खत्म हो जाएगा, अब आप, पैकेट होते हैं कुरकुरे के, प्रेशर बोतल है कोई, पेप्सी की जैसे बोतल होती है, पेप्सी की बोतल है ये एक, कहेंगे सारी चीज चकोर होती है, हाँ भाई चकोर होती है सारी। ये पेप्सी की बोतल है, जब तक प्रेशर रहेगा आप इसे दबा भी नहीं सकते, लेकिन जैसे ही प्रेशर खत्म हो जाए दब जाती है, ऐसी हो जाएगी अंदर से एकदम, आप इसे दबा सकते हो। ऐसे ही वैक्यूल का सीन है। वैक्यूल क्या करता है? देखो वैक्यूल कहाँ गया, यही है ना, हाँ। ये स्टोरेज के लिए भी और सपोर्ट के लिए भी काम होता है, ठीक है। In mature cell, there is usually one large central vacuole surrounded by single selectively permeable membrane. क्यों? मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन आपने पढ़ रखा है पीछे, है ना। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, वैक्यूल इज फिल्ड विद वाटरली फ्लूइड called cell sap. The vacuole store water, minerals, sugar and waste material. ये सब अपने अंदर स्टोर करके चलता है वो। By large amount of water, vacuole help maintain pressure inside the cell, जिससे which keep the plant cell firm, and plant does not get enough water, the vacuole loses the water and cell become less firm and the plants get wilted. जैसा मैंने बताया सिकुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर समटाइम प्रेजेंट ऑल्दो दे आर नॉट लार्ज एज प्लांट वैक्यूल। भाई इतने हमारे उसमें प्रेजेंट नहीं होते बॉडी में जितने इनके इसमें होते हैं, क्योंकि भाई इनको रिजिडिटी की ज्यादा जरूरत होती है, इनको स्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत होती है, हम तो घूमते रहते हैं, आवारा हैं हम, है ना। चलो समझ गए बात। देखो देखो ये जैसे डायग्राम में दिखा रहे हैं ना, कि ये सेल सैप है। अब ये सेल सैप क्या है, जब पानी नहीं मिलेगा तो ये पानी को बाहर फेंक देगा, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये देखो इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी प्रोटीन बनाते हैं, इसके पास भी गोल्गी अपरेटस है, ये भी साइटोप्लाज्म है इस पे, है। समझ रहे हैं बात या नहीं समझ रहे? अब आगे देखते हैं। अब भाई ये आते हैं क्वेश्चन, क्या है कि डू व्हाइट फ्लावर कंटेन एनी पिगमेंट? ऑफ कोर्स, बिल्कुल होते हैं। व्हाइट फ्लावर में कौन से पिगमेंट होते हैं? कौन से पिगमेंट होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्या करते हैं ये? स्टार्च स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्च स्टोर करते हैं और व्हाइट कलर प्रदान करते हैं। मेनली स्टार्च स्टोरेज में सबसे ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। डू व्हाइट फ्लावर कंटेन एनी पिगमेंट? यस। व्हाई?
बिकॉज दे हैव डू व्हाइट फ्लावर कंटेन एनी पिगमेंट, रीजन क्या देना है इसमें, होते हैं तो होते हैं, यस होते हैं, स्टोरेज के लिए काम आते हैं। बाकी ये एक डायग्राम बनाने हैं आपको, न्यूक्लियस पेड़ डार जो डायग्राम मैंने दिखा रखे हैं ना इसमें, वही बना देना, ठीक है। और हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, समझ में आ गया ना। हमने ये सारी, न्यूक्लियस क्या काम है, हाउस ऑफ कोडिंग इंस्ट्रक्शन यानी डीएनए इसके अंदर होता है। राइबोसोम प्रोटीन जनरेट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके ऊपर राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम को बेच देता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस जो प्रोटीन प्रोड्यूस होएगा, जो भी चीज बनेगी उसको ये पैक करेगा और भेजेगा बॉडी में चारों तरफ। लाइसोसोम्स जो वेस्ट प्रोड्यूस होंगे उसको क्लीन करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया यू ऑल नो। प्लास्टाइड द किचन ऑफ द प्लांट्स, द फूड सिंथेसिस। वैक्यूल्स द ऑर्गेनल सेंड फॉर स्टोरेज। ठीक है, आज के लिए यही मैटर को क्लियर करते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसको एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और भाई करते करो यार सब्सक्राइब, थोड़ी सी प्रोत्साहन मिल जाएगा मुझे, ठीक है। चलो एंड करते हैं इसको यही।